औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। 2023 गुजर गया। बाज़ार जो है वो तकरीबन 55% बढ़ी। बदला जो है वो 3 महीने में आखिरी डबल हो गया और मार्केट जो है आखिरी 3 महीनों में तकरीबन 29% के आसपास बढ़ी। बदला जो है वो 42 बिलियन तक के पीक तक गया, जबकि जो बाज़ार है ये 67 के पीक तक गई और बाज़ार बहरहाल क्लोज 62 के आसपास हुई। बट गोइंग फॉरवर्ड 2024 से काफ़ी लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हैं, चूँकि मार्केट में अब लिक्विडिटी भी है, लोगों की पार्टिसिपेशन भी किसी हद तक बहाल होती नज़र आ रही है और गोइंग फॉरवर्ड लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि IMF का प्रोग्राम जो है वो वक्त पे कंप्लीट भी हो जाएगा और नई गवर्नमेंट या अगर यही केयर टेकर सेटअप कंटिन्यू हो रहा होगा तो IMF से एक नया अच्छा प्रोग्राम नेगोशिएट भी हो जाएगा। 2024 के ऊपर एक अच्छी रिपोर्ट मार्केट में देखने को मिली इस्माइल इकबाल सिक्योरिटीज़ की जानिब से। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट को और इस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहफाज मुस्तफ़ा। अहफाज, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सानी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम। हमने देखा कोई 4-5 साल की बंदी के बाद इनफैक्ट 2017 में मार्केट वाज डूइंग वेल, 2013 से 17 तक मार्केट वाज ऑल वेल, बट ये जो 6 साल का स्पेल है बड़ा चैलेंजिंग था, एक काइंड ऑफ बेयरिश स्पेल था। हर साल उम्मीदें बहुत होती थी मगर मार्केट पॉजिटिव नोट पे क्लोज नहीं हो पाती थी। सो 2023 को जो गुजर गया आप कैसे देखते हैं? सो जिस तरह हम सब ने भी ये लिखा है, सबकी एनुअल रिपोर्ट्स में भी ये आया है, सबकी स्ट्रैटेजीज में भी ये आया है। द मेन इम्पेटस फॉर द इकोनॉमी दिस ईयर फॉर 2023 वाज ऑब्वियसली द IMF प्रोग्राम कि हम IMF में गए, हमने इनकी पॉलिसीज फॉलो करना शुरू करी एंड फ्रॉम देयर ऑन द मार्केट रिएक्टेड टू इट। We were faced with very large current account deficits in the earlier part 2022-23 में और 21-22 में दोनों में। I think COVID के बाद we had a huge deficit, then we controlled it, then we had another deficit. So current account वाला issue जो था वो IMF की वजह से या IMF की policies implement करने की वजह से और खुद थोड़ा discipline करने की वजह से that current account issue we solved to a certain extent where we decided to balance the current account and not run such huge 18 अरब डॉलर के current account deficits. उसके बाद हमने जो दूसरी चीज़ करी थी वो हमने इम्प्लीमेंट करा था एनर्जी सेक्टर में। तो सर्कुलेटेड इज़ अ वेरी बिग इशू इन पाकिस्तान, राइट? तो 3 बड़े इश्यूज हैं, करंट अकाउंट, फिस्कल अकाउंट और सर्कुलर डेट। सो करंट अकाउंट हमने सॉल्व कर लिया, वी इम्प्लीमेंटेड द IMF पॉलिसीज, वी मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर। जो एनर्जी पॉलिसी थी वो भी एज इज वी कम टू दिस अंडरस्टैंडिंग विद द IMF एंड लोग भी अभी तक समझ गए कि यार ये पास ऑन करना ज़रूरी है। with its inefficiencies, with whatever problems that we have, एक तरफ कॉस्ट से तो कवर कर रहे हैं, we may not agree with this being the right way forward, because इसका बेहतर सोल्यूशन फिर भी T&D लॉसेस कम करना होगा और वो होगा, बट फिलहाल एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म जो प्राइस मूव हम कर सकते हैं, जो प्राइस पास ऑन करती हैं वो हो गया। गैस प्राइसेस रैशनलाइज हो गई ताकि वो जो एक बिल्डअप हो रहा था वो रुक गया या अटेम्प्टेड रुकअप रोकने का तो हो गया है, तो विल सी हाउ दैट प्लेज आउट। सो एनर्जी सेक्टर सॉर्ट की का सोल्यूशन शुरू हो गया, करंट अकाउंट इन्हें संभाल लिया है, फिस्कल इज दी ओनली थिंग रिमेनिंग। सो जो 3 बड़े मसले थे पाकिस्तान के, उसमें से 2 पे तो काम नज़र आ रहा है कि वो शुरू हो चुका है, एंड दैट आई थिंक गेव द मार्केट द इम्पेटस टू स्टार्ट मूविंग। एंड जब मार्केट जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा सस्ती बाजार थी। देयर वर थिंग्स लाइक वेरी लार्ज blue chip corporations of the country trading at 3.5 times earnings, जो मतलब कोई नया बिजनेस करने जाता है उसमें भी इतने बड़े रिटर्न नहीं आते जितने बाजार में आप ऑफर हो रहे थे। सो इवन विद दोज हाई इंटरेस्ट रेट्स, इफ यू वर गेटिंग कंपनीज दैट वर ट्रेडिंग एट 3 times earnings, 2.5, 3, 4 times earnings with giant dividend yields at 20-25%, so it had to happen and alhamdulillah it did, and we had a good move in the market. ज़बरदस्त। एक चीज़ पे और रोशनी डालें कि जो पार्टिसिपेशन है रिटेल सेगमेंट की वो आपकी नज़र में कैसी रही 2023 में? सो रिटेल हमेशा एज वी नोटिस, मतलब मेरे 15-18 साल के करियर में तो मैंने देखा है कि
रिटेल इज द मनी दैट कम्स लेटर ऑन, बिकॉज रिटेल में आप सिर्फ सोच रहे हैं कि द वे वी बिन इन द लास्ट 7, आप जिस तरह बाजार चली है, a lot of people have been burnt, but besides a lot of people being burnt, पाकिस्तान में एवरेज मतलब जीडीपी पर कैपिटा क्या $1500-1600 है। अब $1500-1600 में किसके पास कितने पैसे होंगे कि वो घर चलाने के बाद सेविंग्स करके इन्वेस्ट कर सके। सो वी ऑल कंप्लेन अबाउट हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन कम है, हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन कम है, बट आई मीन जहाँ पे $1500 पर हेड पर कैपिटा जीडीपी होएगी, वहाँ पे लोगों को अपने मंथली एक्सपेंसेस मीट करने के मसले होंगे, सेविंग्स कहाँ से करेंगे वो। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू रिटेल ऑब्वियसली कम्स इन लेट, बट जो रिटेल जो जनरली मार्केट में पार्टिसिपेट करता है, वो अगर आप इंडिविजुअल के जो ट्रेडिंग के नंबर्स होते हैं, दे पिक्ड अप। सो इवन फ्रॉम एक्सपीरियंस वी कैन से कि यार हमारे यहाँ भी जो वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं, you can tell कि यार the individuals have come back, there is participation, and that part is also on its way up. ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि पहले तो ये रोशनी डालें कि आपके अपने ब्रोकरेज हाउस का क्या एक्सपीरियंस रहा जब मार्केट जुलाई ऑनवर्ड चल गई, जून के आखिरी हिस्से में बाज़ार चलना शुरू हुई, उसके बाद भी ब्रोकर्स हैव दिस व्यू कि न्यू इन्वेस्टर्स स्टार्टेड कमिंग टू द मार्केट। इसको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिर आप ये ज़रूर बताएं कि जो बाज़ार है बड़ी है को 55%, उसका 20 to 30% वाज इन अप टू मार्च, यानी 9 मंथ्स में बाज़ार बढ़ी है 50%, 28%, और 3 महीने में बाज़ार बढ़ी है another 28%, यानी सितंबर ऑनवर्ड वी हैव सीन अ वेरी वेरी गुड मूव। तो गोइंग फॉरवर्ड ये बताइएगा कि ये मोमेंटम आपको कितना जारी रहता हुआ दिख रहा है। So in terms of new investors coming into our own brokerage account and also in the market, ये तो I haven't seen numbers, but we have seen new accounts being opened, ये तो बात पक्की है। Most of the new accounts being opened, पुराने accounts जो पहले ट्रेड करते थे वो अब ज़्यादा ट्रेड करने शुरू हो गए। पीपल हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द मार्केट टू कम इन बैक, एंड दैट्स ऑब्वियसली एविडेंट बाय द फैक्ट कि ट्रेडेड वैल्यू बाजार की हैज़ गॉन अप मे बी 5 times 4 times, कि 5-6 अरब रुपए की ट्रेडेड वैल्यू होती थी, नाउ वी रेगुलरली हिट 24-25 बिलियन रुपीज़, विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड ओमन फॉर द मार्केट कि लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, लिक्विडिटी आती है, एंड एज लॉन्ग एज यू कैन give people an exit and an entry point at all levels, people have more faith into coming into the market, and as opposed to being stuck in a market जहाँ पे आपकी exit entry नहीं हो सके। तो एक ये बहुत अच्छी बात हो गई है कि लिक्विडिटी बाजार में बढ़ चुकी है, जिसके लिए बहुत इंस्टीट्यूशंस की भी आ गई, पार्टिसिपेशन आ गई है, इंडिविजुअल्स आ गए हैं, सो that's one good omen for the market. The second question that you asked कि बाजार पिछले क्वार्टर में बहुत बड़ी रैली कर चुकी है। यस, पिछले क्वार्टर में माय पर्सनल ओपिनियन ऑन व्हाई द मार्केट मूव्ड वेरी मच इन द लास्ट क्वार्टर वाज द फैक्ट कि बहुत क्लियर हो गया चुका था, बिल्कुल एविडेंट हो चुका था कि हमने आईएमएफ को फॉलो करना है। फाइनेंस मिनिस्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने बिल्कुल, इट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द ऑनसेट एज सून एज द केयरटेकर्स केम इन कि यार we have no choice right now. We have realized we have no choice in order to roll our debts, in order to make sure that we have money to be able to pay back and to be able to borrow again. We need IMF and we will follow their policies. हम देखें इससे पहले भी जो 1-1.5 साल थे या 2 साल थे, उसमें every time when IMF would come, there would be a little rally. और जब भी हम IMF के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे होते थे, तो वहाँ पे मसले शुरू होते थे, वहाँ पे बाजार रुक जाती थी। बट आई थिंक द फैक्ट कि बहुत क्लियर कट सिग्नल दिया था बाजार को कि यार वी विल डू व्हाट वी नीड टू मेक श्योर दैट वी स्टे इन द प्रोग्राम एंड एंड इट कंप्लीटली एंड प्रॉपरली, एंड आई थिंक दैट गेव दैट इम्पेटस एंड दैट कॉन्फिडेंस के यार पीपल शुड हैव द फेथ कि देयर इज नो मोर डिफॉल्ट रिस्क, वी आर विद द आईएमएफ एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में अहफाज ने तफसील के साथ बताया कि 2023 के किस तरह के चैलेंजेस रहे, पार्टिसिपेशन कैसी रही, और रिटेल सेगमेंट एज़ यूजुअल उसने बाद में पार्टिसिपेट किया जब मार्केट जो है
वो 55 में से कोई 30-35% बढ़ चुकी थी. दिस इज़ व्हाट द hearsay is from the market, but confidence has been restored. A lot of participants are now looking at the market, and going forward we feel कि बाज़ार की सिचुएशन फ़र्दर बेहतर हो सकती है. सो अहफाज, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इस एंगल पर भी रोशनी डालें कि जो बदला है वो 18 बिलियन पे था सितंबर से पहले. पोस्ट सितंबर जब ईयर एंड हुआ उससे पहले जो है 42 बिलियन पे चला गया था, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ह्यू एंड क्राई हुआ कि ये बदले की वजह से लोगों को पोजीशंस छोड़नी है, बिकॉज ईयर एंड पे बुक्स पे कोई भी नंबर्स नहीं रखना चाहता अपने जिन लोगों ने लोन लिया हुआ हो उनके. सो अब जो सिचुएशन है बदले की वो 34-35 बिलियन के आसपास है. बाज़ार माशाल्लाह आज 1700 पॉइंट प्लस है. सो हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन एंड गोइंग फॉरवर्ड, आपको लगता है कि लिक्विडिटी में बदले का जो ये एम्पटस है, रोल है, इसी तरह का सेंट्रल रहेगा? So it's hard to comment के year ending पे किसकी बुक क्या ये वो and all of that stuff. It's hard to comment on that because everybody has their own parameters that they need to invest in or they need to keep their books in. But having said this, बट एज ए ब्रोकरेज हाउस आप तो अपने क्लाइंट को डिस्करेज नहीं करते कि यार तुम्हारा जो 5 करोड़ का सौदा है मेरी बुक पे एमटीएस का है, आपको तो मसला नहीं होता? अगर so there are different mechanisms to Yeah. which liquidity और आपने कहाँ पे किसको किस तरह फाइनेंस करा हुआ है. Right. There's MFS, there's MPS, there's different things, तो उसके अलग-अलग technicalities होते हैं. Right. But having said this, liquidity obviously has a very large role to play in this, right? कि एक चीज सस्ती है पर मेरे पास सिर्फ 100 रुपए की एक्सेस है लेने की, तो मैं वो 100 रुपए का ले सकता हूँ. बट आप मुझे अगर 10,000 रुपए की एक्सेस देंगे वो लेने के लिए, तो मैं ज़्यादा ले सकूंगा, प्रोवाइडेड कि मेरा व्यू ये है कि वो मुझे सस्ता लगता है. सो ऑब्वियसली लिक्विडिटी इज एन एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर सिनेरियो. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी जो लिक्विडिटी के जो लेवरेज के जो नंबर्स है बाजार में, if you go back to 2017, these were very small numbers. Even now, these are very small numbers. We've been much more levered than this. So I think as and when bazaar में confidence बढ़ता रहेगा, not just for the people who are using liquidity, but also who are providing the liquidity. Right. So we will have more and more stability in this. कि जब confidence बढ़ता रहेगा, people will be comfortable providing liquidity in the market, and they will provide liquidity, and people who will have the confidence कि यार मुझे entry exit as per required मिलता है. So you'll have people using more liquidity also, hopefully. So it is a big driver, obviously, because that gives you that impetus to be able to enter and exit quicker and maybe in largest size. So Right. that should hopefully continue, and that will be a major role player in 2024. Right. So what is your theme for 2024? 2024, March is going to be one of those make or break months for Pakistan, right? Inshallah, elections smoothly ho jayenge. Feb में, once that happens, we go to the IMF, I think in March. That's what I think. जो हमारा current plan है, वो current program है, वो March में खत्म होता है. Then we are assuming that we will go back to the IMF and seek another program, which is what we have written about. And I think we will need एक अच्छा प्रोग्राम अगर हमें मिल जाता है थोड़ा लॉन्गर टर्म के साथ, जहाँ पे एक ओवरसाइट रहती है, क्लियर कट गोल्स होते हैं, then we should be able to hopefully dig ourselves out of the fiscal deficit issue as well. जैसे मैंने बोला था कि करंट अकाउंट और सर्कुलर डेट पे तो हमारा काम शुरू हो चुका है. करंट अकाउंट इज कंट्रोल, सर्कुलर डेट पे हम वैसे ही काम कर रहे हैं. फिजिकल साइड एक जो है जो कंट्रोल करनी है, जहाँ से हमारी फिर मनी सप्लाई भी होपफुली स्लो डाउन हो जाएगी. And further we can see inflation coming down as well after that. So we are hoping that March is the month where we have a clear-cut policy decision कि हमने करना क्या है going forward. And if we are under IMF's umbrella, I think we should have another good year, hopefully, inshallah. Fantastic. So if one were to look at the question के elections, yes or no, election अगर नहीं होते तो बाज़ार में जो इस वक्त की मोमेंटम है, पॉजिटिविटी है, वो कितनी बरकरार रहेगी, और अगर हो जाते हैं तो फिर से ये बातें कितना सर उठाएंगी कि जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, प्राइसेस का जो बढ़ना है, रैशनलाइजेशन है, वो प्रोसेस रुक जाएगा.
जो प्राइवेटाइजेशन का समहाउ प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, सर्कुलर डेट के इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, वो स्टैंड स्टिल हो जाएंगे. सो आर यू वन ऑफ दोज हु फील कि इलेक्शन हो गए तो शायद मसाइल गंभीर हो जाए? So I think at some point as an entire country we've all realized कि अब ऐसा नहीं चल सकता आप और सब्सिडीज और डेफिसिट्स अब आप नहीं कर सकते. आपके पास जगह बहुत कम है ये करने की. वी हैव सीन दिस इन टर्म्स ऑफ द इन्फ्लेशन दैट वी हैव सीन लास्ट ईयर. सो आई थिंक एवरीबडी रियलाइजेस कि यार आप अगर IMF में नहीं होंगे या अगर आपकी पॉलिसीज are not consistent enough to dig yourself out of this mess and you do any policies which make this hole larger, you have to eventually pay for it. And अब तो बिल्कुल ऐसा है ना कि आपने एक पॉलिसी गलत करी तो 2 महीने में उसका रिजल्ट सामने आ जाता है महंगाई के तौर पे. तो आई थिंक सब ये रियलाइज कर चुके हैं कि यार अब आप गलत डिसीजंस की जगह कब रह गई है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इलेक्शंस जो भी पार्टी जीतती है they will all follow hopefully a consistent economic policy. Okay, we have to be with the IMF. We have to follow a strict path forward where we are controlling our fiscal side and our current account side. I think ये जो general होता है जो when नई parties वो populist parties आती हैं and we do various things to cater to the vote bank and stuff. उसकी I mean this is good, sometimes we need to do this, ये होता है, but I think इस चीज़ की अब जगह कम रह गई है irrespective of कौन सी हुकूमत आती है, किसकी हुकूमत आती है. Makes sense. How do you look at the currency situation? कितना फॉरेक्स के रिजर्व्स आप देखते हैं by the year end and the mid year, और डॉलर को कहाँ स्टेबल होते हुए देख रहे हैं? बिकॉज बहुत ही ओपन चीज़ है जो बाज़ार में कही जा रही है कि ये 340 का रेट है जो काइंड ऑफ अग्रीड अपॉन है विद IMF बाय जून 2024. आपको लगता है कि पाकिस्तानी करेंसी स्टेबल रहेगी या ये डॉलर 340 तक जा सकता है? देखिए हम करेंसी पे स्पेकुलेट करते हैं which I think is not the ideal way forward because कोई सुनता है it's obviously influences other people, but I think instead of saying कि 330 होएगी, 340 होएगी, 280 होएगी, 250 होएगी, we all understand that in order for us to stay competitive in the export market, we have to be somewhere within the region of 95 to 98 on the REIR. तो जो REIR के इंडेक्स पे 95, 98 के बीच में जो नंबर आता है, that's the number where we should be at. And आप फ्री मार्केट भी करेंगे तो भी आई थिंक उस वाले लेवल पे इवेंचुअली आके सेटल हो सकती है, उधर ही होती है सेटल बाजार. सो दैट इज ए कंपेटिटिव रेट फॉर द कंट्री फ्रॉम व्हाट वी सीन हिस्टोरिकली where I think the exports stay, or I think that's the policy that they should, not they should, but I think that's the policy we've used thus far. कि हम 98 read, 95 read पे रहते हैं, so whatever that number turns out to be, I think that's where the currency would stabilize. Fantastic. And if you were to talk about a certain sector जो कि 2023 में एक्टिव रहे and going forward आप समझते हैं कि अब जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा उसकी रोशनी में इन सेक्टर्स के अंदर इंटरेस्ट लेना चाहिए, सो व्हाट वुड योर व्यू बी ऑन दैट? सो अ लार्ज थीम पोस्ट IMF हमारे यहाँ जो था जिसकी सब बात करें, वी स्टार्ट होपफुली सीइंग अ रिडक्शन इन इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन अगर कम आती है एज पर व्हाट वी आर ऑल थिंकिंग, अगेन दीज ऑल पॉलिसी डिसीजंस इसको इफेक्ट करेंगे. So once you see this happening, inflation नीचे आ रही है, maybe interest rate cuts are following. How and when? If you have large, deep interest rate cuts, then I think the cyclical sector is something we could look at. But right now, I think instead of saying कि किस sector में रहना चाहिए, I think if you are placed in a defensive yielding situation, you should be fine. Okay, I would wait for some more clarity post IMF before commenting on this effectively. जो सर्कुलर डेट का इशू है आपकी नज़र में ये कितना सॉर्ट आउट होता है आपको दिख रहा है इन 2024? Again, these are all policy matters, right? तो ये as per policy कितना होता है? अगर मेरी if we continuously we pass on the prices that we need to for the energy जो हमें pass on करनी है and दूसरी तरफ T&D losses cover करते हैं और हमारे bill collection जो है वो बेहतर होती है, and as long as we can maintain the fact that there is no more flow of circular debt, I think we should be good to go. We've taken some fantastic steps
to address this issue. These are all inflationary, they all cause hardships, but I think ये करना तो पड़ेगा because we don't have an option. Right. So जो गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं, जो एनर्जी प्राइसेस बढ़ी हैं, we're moving towards it. I don't have numbers for this, so I can't comment कि कब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, but direction सही लग रही है. ज़बरदस्त. अहफाज ये भी बताएं कि what are the triggers of 2024 in your view? IMF interest rate cuts. Those are the two very simple, broad things that I would be looking out for, and that I think everybody should be looking out for. Because if you go to the IMF, then we have that security that we are under their umbrella, we will not have rollover risks. So एक वो मसला solve हो जाता है, and then hopefully once inflation starts coming off, inshallah, business will start picking up soon, and you will hopefully see earnings growth. So those were the two main things that I would look out for. ज़बरदस्त. अहफाज, this is time for a short break. मिलते हैं एक वक्फे के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन. नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में अहवाज़ मुस्तफ़ा ने तफसील के साथ बताया कि 2024 में किस तरह की सिचुएशन दिखती है. ओवरऑल इतने ज़्यादा चैलेंजेस नहीं दिखते. देयर आर वन और टू की लाइन आइटम्स: ए इलेक्शंस, बी IMF, एंड सी कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज़. सो आखिर में हम चाहेंगे कि अहफाज़ मुस्तफ़ा आप काइंडली थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को, इन्वेस्टर्स को गाइड करें कि 2024 में अगर उनको इन्वेस्टेड ही रहना है और कुछ चीज़ें होल्ड ही करनी है, तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जो इन पॉलिसीज़ के नतीजे में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं. So again, I can just give you a little bit of an overview on this. Obviously, this is not investment advice, but I would suggest कि instead of deciding कि आपने किन sectors में रहना है, किन सेक्टर्स में नहीं रहना है, एज ऑफ नाउ आई थिंक यू शुड प्ले कि कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं और उन पॉलिसीज से किसको फ़ायदा होता है, एंड वेदर यू थिंक दैट दोज पॉलिसीज विल बी अराउंड फॉर अ वाइल. बिकॉज ऐसा अगर हो कि हमने, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग, कि अगर आपने कोई एक्सपोर्ट की बहुत अच्छी पॉलिसी दी, देन आई वुड वांट टू बी इन सेक्टर्स दैट आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स एक्सपोर्ट. और इफ देयर इज अ पॉलिसी व्हिच समहाउ maybe stimulates local demand, then you would want to be on that side. या autos को कोई चीज़ affect करती है. So I think one of the reasons why we would all participate in the market is to be able to take advantage of various different sectors. So from that point of view, I would suggest कि आपको जो policy हिसाब से जिस sector में काम होता है, whatever policy, whatever sector you think is going to benefit from those policies. But overall, I think जो भी करें, this is I think a good piece of advice for all investors is whatever you are doing, you should think about it, you should stick to a plan, and it should not be short term. This should be, when you are entering into the market, you should come with the intention of being in the market for a long term, on a long term basis. That would be helpful. And for most new investors, there are various different avenues to have exposure to the market, which is through mutual funds as well, where you have very seasoned professionals जो आपके लिए ये काम करते हैं. So that also may not be a bad idea for somebody who wants to have a flavor of the market as well. So my advice would be कि इकोनॉमी के हिसाब से जो सेक्टर, जो पॉलिसी जिस सेक्टर को इफेक्ट करती है, you can move in and out of that. And if you are not someone who is financially that literate, then you always have the avenues of mutual funds. And we have some great mutual funds and great seasoned professionals who would help you with this. ज़बरदस्त. आपको लगता है कि जो इंटरेस्ट रेट हैं वो पीक आउट हो गए हैं और 2024 में शरह सूद कम हो सकती है? As of right now, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है हमारे हिसाब से, yes, I think they have peaked out. Going forward, we will see a reduction in inflation, and hopefully interest rates will follow soon. But again, outside risk जो हमेशा रहते हैं वो तो रहते ही हैं, कि any adverse movement in oil or any other external factor that could affect us. So barring those, I think for the time being, we can say with a certain degree of confidence कि हाँ फिलहाल तो ये लग रहे हैं कि peak out हो गए, given the things the way they are right now. 2024 जून तक
जो पाकिस्तान की डेट ऑब्लिगेशंस हैं दे रन्स इनटू 20s ऑफ बिलियंस। आपको लगता है कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इन्फ्लोज मैनेज हो जाएंगे, एक्सटर्नल अकाउंट कंट्रोल में रहेगा, या दोबारा से ये सारी चीज़ें सर उठाएंगी? लाइक आई सेड अर्लियर, हमारे पास रूम बहुत कम है बाकी चीज़ों के सर उठाने का। राइट। सो the whole concept of being in the IMF is that you have the lender of last resort lending to you or at least backing you. So as long as we are under that umbrella, this should all happen smoothly. We have great confidence of, not confidence, but we have great cooperation and confidence of all our friendly countries as well. काफ़ी movement हुई है. We would hope to see some of those things materialize, and I think we should be fine, given that we stay within the IMF umbrella. फैंटास्टिक। अहफाज मुस्तफ़ा, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में तफसील के साथ डिस्कस किया कि 2024 में जो मार्केट की डायनामिक्स है वो किस तरह के रह सकते हैं, व्हाट विल बी द ट्रिगर्स ऑफ द मार्केट। नज़र ये आ रहा है कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, पॉलिसीज़ का तसलसल जारी रहता है, IMF का नया प्रोग्राम अगर साइन हो जाता है, चाहे इसी गवर्नमेंट के साथ हो या नई गवर्नमेंट के साथ हो, तो सेफली कहा जा सकता है कि देयर आर वेरियस ब्रोकरेज हाउसेस जिन्होंने प्रिडिक्ट किया है, कहा है कि जो बाज़ार है 2024 में वो 100,000 का लेवल क्रॉस कर सकती है। सो द रेंजेस आर बिटवीन 75,000 एंड 100,000। पॉजिटिविटी की काफ़ी उम्मीदें लोगों को वाबस्ता है इस मार्केट से। इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन एज़ यूजुअल इज़ अ चैलेंज। और एक बहुत अच्छी बात अहफाज मुस्तफ़ा ने समझाने की कोशिश की कि जिस इकॉनमी में फूड इन्फ्लेशन अपनी हाईएस्ट डिग्री पे हमेशा रहता हो और जहाँ पे $1,500 पर कैपिटा इनकम से कम हो, वहाँ पे पार्टिसिपेशन की जो बातें करना है वो बहुत ज़्यादा मानीखेज़ हैसियत नहीं रखती। दूसरी चीज़ उन्होंने लिक्विडिटी से मुतालिक पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा कि 2017 में जो लिक्विडिटी की सिचुएशन थी और लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो कि बदला है उसकी सिचुएशन थी, आज इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है। आज बदले के नंबर को अगर डॉलर के क्वांटम में देखें तो नंबर्स स्पीक्स इटसेल्फ के मार्केट में अभी काफ़ी ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश है। मार्केट के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज आगे बढ़ने में लिक्विडिटी का होता है कि जो भी किसी स्टॉक में कोई एंट्री ले रहा है उसको एग्ज़िट मिल सके, और बदला इज़ द बेस्ट एंट्री एंड एग्ज़िट प्रोवाइडर। हाउएवर जो फाइनेंसियर्स होते हैं उनके अपने टैक्टिक्स होते हैं, वो हमेशा लोगों की हैसियत को, लोगों की पोजीशंस को मार्जिनलाइज करते हैं और उसको कैपिटलाइज़ करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसके से गेंस लेते हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड हमने देखना है कि 2024 में इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, इलेक्शंस अगर नहीं होते तो मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करती है। बट इन दोनों सिचुएशंस के सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर पॉलिसीज़ का तसलसल रहता है तो बाज़ार हिस्से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगले प्रोग्राम में इस तरह के तजिए को जारी रखेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।